होम्योपैथी का जन्म एक क्रांति था। डॉक्टर सैमुअल हैनीमन एक जर्मन डॉक्टर थे जो एलोपैथी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी, डिजीज और हीलिंग के फंडामेंटल कॉजेज को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, द हाईएस्ट मिशन ऑफ अ फिजिशियन इज टू क्यूर, और इसी मिशन को समझाने के लिए उन्होंने लिखा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ऑर्गेनॉन 6th एडिशन की जर्नी में, आसान भाषा में, चलते फिरते सुनने लायक। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिशियन का हाईएस्ट और एकमात्र मिशन है कि वह सिक व्यक्ति को फिर से हेल्थ में लाए, यानी उसे क्योर करे, जैसा कि इसे कहा जाता है। उसका मिशन ये बिल्कुल नहीं है कि वह सो कॉल्ड सिस्टम्स बनाए जिनमें वाइटल प्रोसेसेस की इसेंशियल नेचर और ऑर्गेनिज्म के इंटीरियर में डिजीजेस कैसे ओरिजिनेट होती हैं। इन सब पर एम्प्टी स्पेक्यूलेशंस और हाइपोथेसिस को आपस में बुनकर कुछ नया प्रस्तुत करे, जिस पर अब तक बहुत से फिजिशियंस ने अपनी प्रतिभा और समय इसी एम्बिशन में बर्बाद कर दिया है। और न ही उसका मिशन यह है कि वह डिजीजेस के फिनोमेना और उनकी प्रॉक्सिमेट कॉज, जो हमेशा कंसील्ड ही रहेगी, के बारे में काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस दे। ऐसी एक्सप्लेनेशंस जिन्हें अनइंटेलिजिबल वर्ड्स और एक इन्फ्लेटेड एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि वे बहुत लर्नेड सुनाई दें, ताकि इग्नोरेंट लोग प्रभावित हो जाएं, जबकि सिक ह्यूमैनिटी मदद के लिए कराहती रहती है। ऐसी लर्न्ड कल्पनाओं को, जिन्हें थियोरेटिक मेडिसिन का नाम दिया गया है और जिनके लिए विशेष प्रोफेसरशिप्स तक बनाई गई हैं, हम लोग बहुत झेल चुके हैं। और अब समय आ गया है कि जो भी स्वयं को फिजिशियन कहते हैं, वे इन व्यर्थ की बातों से सफरिंग मैनकाइंड को धोखा देना बंद करें और कम से कम एक बार सही मायने में कुछ करें, यानी सच में हेल्प करें और क्योर करें। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर ये है कि हेल्थ की रैपिड, जेंटल और परमानेंट रेस्टोरेशन की जाए, अथवा डिजीज को उसकी पूरी एक्सटेंट में सबसे शॉर्ट, रिलायबल और हार्मलेस तरीके से रिमूव और अनाहिलेट किया जाए, और ये क्योर ऐसे प्रिंसिपल्स पर आधारित हो जो आसानी से समझ में आ जाए। यदि फिजिशियन स्पष्ट रूप से ये समझ ले कि डिजीजेस में क्या क्योर करना है, यानी हर डिजीज के इंडिविजुअल केस में क्या क्या मॉर्बिड है, मतलब उसे नॉलेज ऑफ डिजीज हो, और अगर वह क्लियरली परसीव करे कि मेडिसिन्स में क्या क्यूरेटिव है, यानी हर इंडिविजुअल मेडिसिन की मेडिकल पावर्स क्या हैं, मतलब उसे नॉलेज ऑफ मेडिकल पावर्स भी हो, और अगर वह क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल्स के अनुसार ये जानता है कि मेडिसिन्स में जो क्यूरेटिव है उसे पेशेंट में मौजूद मॉर्बिड कंडीशन के साथ कैसे परफेक्टली अडेप्ट करना है ताकि रिकवरी निश्चित रूप से हो सके। और ये एडेप्टेशन वह 2 स्तरों पर सही तरह करे। पहला, मेडिसिन की मोड ऑफ एक्शन को देखते हुए सबसे सूटेबल रेमेडी चुनना, मतलब चॉइस ऑफ द रेमेडी अथवा इंडिकेटेड मेडिसिन चुनना। और दूसरा, उस मेडिसिन की प्रिपरेशन का सही तरीका, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी यानी प्रॉपर डोज, और डोज को रिपीट करने का सही समय तय करना। और यदि वह हर केस में रिकवरी के रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को भी जानता है और यह भी जानता है कि उन्हें कैसे रिमूव करना है ताकि रेस्टोरेशन परमानेंट हो सके, तो फिर वह सच में जानता है कि जुडिशियसली और रैशनली ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, और वही वास्तव में हीलिंग आर्ट का ट्रू प्रैक्टिशनर है। अगर फिजिशियन उन चीज़ों को जानता है जो हेल्थ को डिरेंज करती हैं और डिजीज का कारण बनती है, और ये भी जानता है कि इन चीज़ों को हेल्थी पर्सन से कैसे दूर रखा जाए, तो वह प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ भी है। फिजिशियन के लिए यह भी यूजफुल है कि वह अक्यूट डिजीज की मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज के पर्टिकुलर्स को अच्छी तरह समझे, और साथ ही क्रॉनिक डिजीज की पूरी हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को भी जाने, ताकि वह डिजीज के फंडामेंटल कॉज को डिस्कवर कर सके, जो आमतौर पर कोई क्रॉनिक मायज़म होता है। इन इन्वेस्टिगेशंस में पेशेंट की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, एस्पेशली जब डिजीज क्रॉनिक हो, उसका मॉरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उसका ऑक्यूपेशन, मोड ऑफ लिविंग और हैबिट्स, उसकी सोशल और डोमेस्टिक रिलेशंस, एज, सेक्सुअल फंक्शन आदि, इन सब को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर अच्छी तरह जानता है कि ट्रांसेंडेंटल स्पेक्यूलेशंस यानी अनुमानित विचार पूरी तरह व्यर्थ हैं और एक्सपीरियंस से उनकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सकती, चाहे उसकी पेनिट्रेशन पावर कितनी भी अच्छी क्यों ना हो।
वह हर इंडिविजुअल डिजीज में सिर्फ बॉडी और माइंड की हेल्थ में हुए वे चेंजेस यानी मॉर्बिड फिनोमिना, एक्सीडेंट्स, सिम्टम्स नोट करता है जो सेंसेस के माध्यम से बाहर से परसीव किए जा सकते हैं। यानी वह केवल उन डिविएशंस को ऑब्जर्व करता है जो अब डिजीज्ड इंडिविजुअल की फॉर्मर हेल्थी स्टेट से अलग है। मतलब वो चेंजेस जो पेशेंट खुद महसूस करता है, जिन्हें उसके आसपास के लोग रिमार्क करते हैं और जिन्हें फिजिशियन ऑब्जर्व करता है। ये सारे परसेप्टिबल साइंस मिलकर डिजीज की पूरी एक्सटेंट को दर्शाते हैं। यानी ये सब मिलकर डिजीज का ट्रू और एकमात्र कंसीवेबल पोर्ट्रेट बनाते हैं। इस फुटनोट में डॉक्टर हैनीमन कहते हैं, मुझे नहीं पता और इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि फिजिशियन सिक बेड पर कैसे यह मान सकते थे कि सिम्टम्स को सबसे केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व किए बिना और ट्रीटमेंट में उनसे गाइड हुए बिना वे डिजीज में क्योर करने वाली असली चीज को ऑर्गेनिज्म के हिडन और अननोन इंटीरियर में ढूंढ सकते हैं और फिर यह क्लेम कर सकते हैं, वह भी इतना एरोगेंट और अब्सर्ड तरीके से कि सिम्टम्स पर जरा भी ध्यान दिए बिना वे इनविजिबल इंटीरियर में हुई ऑल्टरेशन को खोज सकते हैं और उसे अननोन मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि यही रैडिकल और रैशनल ट्रीटमेंट है। तो क्या डिजीजेस में सेंसस से कॉग्नाइजेबल वे फिनोमेना जो क्लियरली दिखाई देते हैं फिजिशियन की नज़र में डिजीज खुद नहीं है, क्योंकि वह कभी भी उस स्पिरिचुअल बीइंग को नहीं देख सकता जो डिजीज को प्रोड्यूस करता है, यानी वाइटल फोर्स, और न ही यह ज़रूरी है कि वह उसे देखे। उसे बस उसकी मॉर्बिड एक्शंस को एसरटेन करना है ताकि वही उसे डिजीज क्योर करने में गाइड कर सके। फिर ओल्ड स्कूल ऑर्गेनिज्म के हिडन इंटीरियर में प्रीमा कॉजा मॉर्बी ढूंढने के लिए क्या खोज रही है, जबकि वे डिजीज की सेंसिबल ऑन मैनिफेस्ट रिप्रेजेंटेशन यानी सिम्टम्स जो इतनी क्लियरली हमें एड्रेस करते हैं को क्योर का ऑब्जेक्ट मानने से इनकार करते हैं और उन्हें तिरस्कार से देखते हैं। आखिर डिजीज में वे क्या क्योर करना चाहते हैं? जब किसी डिजीज में कोई भी स्पष्ट एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज यानी कॉजा ओकेजनलिस हटाने के लिए मौजूद नहीं होती और हमें डिजीज के मॉर्बिड सिम्टम्स के अलावा कुछ भी परसीव नहीं होता, तो ऐसे में मायाज़म की पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस पर विचार करते हुए डिजीज केवल और केवल अपने सिम्टम्स के माध्यम से ही यह डिमांड करती है और संकेत देती है कि कौन सा रेमेडी उसके लिए सूटेड है और उसे रिलीव कर सकती है। और साथ ही इन सिम्टम्स की टोटलिटी यानी डिजीज की इंटरनल एसेंस की यह बाहरी दिखने वाली कंप्लीट पिक्चर जो वाइटल फोर्स की अफेक्शन को दिखाती है, यही प्रिंसिपल और वास्तव में एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा डिजीज यह प्रकट करती है कि उसे कौन सा रेमेडी चाहिए। यही चीज सबसे अप्रोप्रिएट रेमेडी के सिलेक्शन को निर्धारित करती है। इसलिए एक शब्द में कहें तो सिम्टम्स की टोटलिटी ही वह प्रिंसिपल बल्कि एकमात्र चीज है जिस पर फिजिशियन को हर केस में ध्यान देना चाहिए और जिसे अपनी आर्ट के माध्यम से रिमूव करके डिजीज को क्योर करना है और उसे हेल्थ में ट्रांसफॉर्म करना है। अब यह कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हर इंटेलिजेंट फिजिशियन सबसे पहले उसी चीज़ को रिमूव करेगा जो वहाँ मौजूद हो और डिजीज़ का कारण बन रही हो, और ऐसा करने से अक्सर इंडिस्पोजिशन अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली समाप्त हो जाती है। वह कमरे से स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स हटाएगा जो सिंकोपी और हिस्टेरिकल सफरिंग्स की टेंडेंसी पैदा करते हैं। वह कॉर्निया से फॉरेन बॉडी निकालेगा जो आई में इन्फ्लेमेशन कर रही होती है। वुंडेड लिम्ब पर बांधी हुई ओवरटाइट बैंडेज को ढीला करेगा जो मॉर्टिफिकेशन का जोखिम बना रही हो और उसकी जगह अधिक सूटेबल बैंडेज लगाएगा। वह वुंडेड आर्टरी को एक्सपोज करके उस पर लिगेचर लगाएगा जो फेंटिंग का कारण बन रही है। यदि बेलाडोना बेरीज वगैरह निगल ली जाए तो वह वॉमिटिंग के जरिए उनकी एक्सपल्शन कराने की कोशिश करेगा। वह बॉडी के ऑरिफाइसेस जैसे नोज, गलेट, ईयर्स, यूरिथ्रा, रेक्टम, वाजाइना में फंसी फॉरेन सब्सटेंसेस को निकालेगा। वह वेसिकल कैलकुलस को क्रश करेगा, न्यूबॉर्न इन्फेंट के इम्परफोरेट एनस को खोलेगा आदि। हमेशा से ओल्ड स्कूल फिजिशियंस डिजीजेस में मौजूद अनेक सिम्टम्स में से किसी एक सिंगल सिम्टम को मेडिसिन के द्वारा कॉम्बैट करने या यदि संभव हो तो सप्रेस करने की कोशिश करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें राहत देने का कोई और तरीका समझ नहीं आता था।
ये वन साइडेड प्रोसीजर, जिसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहा गया, अच्छा ही हुआ जो यूनिवर्सल कंटेम्प्ट का कारण बना, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं होता था बल्कि बहुत हानि पहुंचती थी। जिस तरह 1 फुट पूरा मैन नहीं होता, ठीक उसी तरह प्रेजेंट सिम्टम्स में से एक सिंगल सिम्टम पूरी डिजीज नहीं होता। ये तरीका इसलिए भी गलत था क्योंकि एक सिंगल सिम्टम को हमेशा एंटागोनिस्टिक रेमेडी से यानी एनांटोपैथिक और पैलिएटिव तरीके से ट्रीट किया जाता था, जिससे थोड़ी सी टेम्परेरी राहत के बाद वही सिम्टम और भी वर्स हो जाता था। यह कल्पना योग्य भी नहीं है और न ही दुनिया के किसी भी एक्सपीरियंस से इसे प्रूव किया जा सकता है कि जब किसी डिजीज के सभी सिम्टम्स और उसके सारे परसेप्टिबल फिनोमेना की पूरी कलेक्शन पूरी तरह रिमूव हो जाए तो उसके बाद हेल्थ के अलावा कुछ और बच सकता है। और न ही यह माना जा सकता है कि शरीर के इंटीरियर में कोई मॉर्बिड ऑल्टरेशन फिर भी अनइरेडिकेटेड रह जाएगा। जब किसी पेशेंट को एक ट्रू फिजिशियन ने इस तरह क्योर कर दिया हो कि डिजीज का कोई ट्रेस, कोई मॉर्बिड सिम्टम भी बाकी न रहे और हेल्थ के सारे साइंस परमानेंट रूप से वापस आ गए हों, तो कोई कैसे बिना कॉमन सेंस का अपमान किए ये कह सकता है कि उस व्यक्ति में अभी भी पूरी बॉडीली डिजीज इंटीरियर में छिपी हुई है। फिर भी ओल्ड स्कूल के प्रमुख हुफेलैंड यह दावा करते हैं कि होम्योपैथी कैन रिमूव सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। वो ये बात 2 कारणों से कहते हैं। पहला, इसलिए कि होम्योपैथी की प्रगति और उससे मानवता को मिलने वाले लाभ से उन्हें भीतर ही भीतर दुख और असंतोष होता है। दूसरा, इसलिए कि उनके मन में डिजीज के बारे में अब भी पूरी तरह मटीरियल थिंकिंग है। वो डिजीज को ऑर्गेनिज्म की वह डायनामिक ऑल्टर्ड स्टेट नहीं मान पाते जो मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स के कारण हेल्थ की ऑल्टर्ड स्टेट बनाती है। इसके बजाय वह डिजीज को किसी मटेरियल चीज की तरह देखते हैं जो क्योर होने के बाद भी शरीर के अंदर किसी कोने में छिपी रह सकती है और फिर किसी दिन व्यक्ति के सबसे विगरस हेल्थ के बीच अचानक अपनी मटेरियल प्रेजेंस के साथ प्रकट हो सकती है। पुरानी पैथोलॉजी की यह ब्लाइंडनेस कितनी भयानक है और इसमें आश्चर्य नहीं कि ऐसी सोच सिर्फ एक ऐसी थेरेप्यूटिक सिस्टम को ही जन्म दे सकती है जिसका पूरा काम बेचारे पेशेंट को अंदर से स्कावर आउट यानी क्लीन करने तक ही सीमित हो जाता है। हेल्थी कंडीशन में स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स यानी ऑटोक्रेसी जो मटेरियल बॉडी मतलब ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करती है, पूरी तरह स्वतंत्र शक्ति के साथ रूल करती है और ऑर्गेनिज्म के सभी पार्ट्स की सेंसेशंस और फंक्शंस में हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन बनाए रखती है ताकि हमारा भीतर रहने वाला रीजन गिफ्टेड माइंड इस लिविंग और हेल्थी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग हमारी एग्जिस्टेंस के हायर पर्पस के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रूप से कर सके। मैटेरियल ऑर्गेनिज्म वाइटल फोर्स के बिना न कोई सेंसेशन कर सकता है, न कोई फंक्शन और न ही सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सकता है। वह अपने सभी सेंसेशंस और लाइफ के सभी फंक्शंस सिर्फ उसी इमैटेरियल बीइंग यानी वाइटल फोर्स से प्राप्त करता है जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म को हेल्थ और डिजीज दोनों स्थितियों में एनिमेट करती है। जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है और सिर्फ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड की पावर के अधीन हो जाता है, यह डिके होता है और फिर अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूटकर रिजॉल्व हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो ऑर्गेनिज्म में हर जगह मौजूद यह स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स ही सबसे पहले किसी ऐसे मॉर्बिफिक एजेंट जो लाइफ के लिए इनिमिकल होता है के डायनामिक इन्फ्लुएंस से डिरेंज्ड होती है। इसके परिणाम स्वरूप वाइटल फोर्स एक एबनॉर्मल स्टेट में पहुंच जाती है और ऑर्गेनिज्म में डिसएग्रीएबल सेंसेशंस पैदा करती है और उन इरेगुलर प्रोसेसेस की ओर ले जाती है जिन्हें हम डिजीज कहते हैं, क्योंकि यह पावर अपने आप में इनविजिबल है और केवल अपने इफेक्ट्स से ही जानी जा सकती है। इसलिए इसका मॉर्बिड डिरेंजमेंट केवल उसी रूप में सामने आता है जिसे हम डिजीज के रूप में देखते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म के उन पार्ट्स में सेंसेशंस और फंक्शंस की डिरेंजमेंट के रूप में जो ऑब्जर्वर और फिजिशियन की सेंसेस के लिए एक्सपोज्ड होते हैं। अर्थात यह अपने आप को केवल मॉर्बिड सिम्टम्स के माध्यम से ही प्रकट कर सकती है और किसी भी अन्य तरीके से नहीं। डायनामिक इन्फ्लुएंस या डायनामिक पावर क्या है? इसे समझने के लिए हमें ऐसी शक्तियों और प्रभावों को समझना होगा जो न तो मटेरियल होती है न मैकेनिकल, लेकिन फिर भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस पर गहरा प्रभाव डालता है। हमारी पृथ्वी एक छुपी हुई अदृश्य एनर्जी के प्रभाव से चांद को अपने चारों ओर लगभग 28 दिन और कुछ घंटों में घुमाती है। चांद भी फुल मून और न्यू मून के समय कुछ
हल्के बदलावों को छोड़कर उत्तरी समुद्रों के पानी को ऊपर खींचकर फ्लड टाइड बनाता है और उसे नीचे गिराकर एब टाइड बना देता है। ये सब किसी मटेरियल माध्यम से नहीं होता, न किसी मैकेनिकल मशीन की तरह होता है जैसा इंसान उपयोग करता है। इसी तरह हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां एक चीज दूसरी पर असर डालती है, लेकिन उनके बीच कोई फिजिकल डिवाइस दिखाई नहीं देता। केवल एक कल्चर्ड और कंपैरिजन ऑफ डिडक्शन में प्रशिक्षित व्यक्ति ही ऐसी सुप्रा सेंसुअल कल्पना कर सकता है जिसमें वह मटेरियल और मैकेनिकल चीज़ों को अलग रख सके। वह इन प्रभावों को डायनामिक या वर्चुअल कहता है, यानी ऐसे प्रभाव जो किसी सब्सटेंस की एब्सोल्यूट स्पेसिफिक प्योर एनर्जी के कारण दूसरे सब्सटेंस पर होते हैं। जब कोई सिक मेकिंग इन्फ्लुएंस किसी हेल्थी व्यक्ति को प्रभावित करता है या जब कोई मेडिसिन लिविंग व्यक्ति की प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पर प्रभाव डालकर उसे रिस्टोर करती है, तो यह सब इन्फेक्शन की तरह होता है, न मटेरियल न मैकेनिकल। जैसे एक मैग्नेट आयरन या स्टील को खींचता है। हम आयरन को मैग्नेट की ओर जाते देखते हैं, लेकिन यह कैसे होता है वह दिखाई नहीं देता। मैग्नेट की यह अदृश्य इमटेरियल एनर्जी किसी हुक या लीवर जैसे मैकेनिकल साधन का उपयोग नहीं करती। यह प्योरली इमटेरियल, इनविजिबल, इनहेरेंट एनर्जी से डायनामिकली असर डालती है। स्टील नीडल भी बिना डायरेक्ट टच के दूसरी नीडल्स को मैग्नेटाइज कर सकती है, वही प्रॉपर्टी देते हुए जो उसे मैग्नेट से मिली थी। इसी तरह स्मॉल पॉक्स या मीजल्स से पीड़ित एक बच्चा किसी हेल्थी बच्चे को बिना छुए, बिना कोई मटेरियल चीज़ उसके पास जाए, इन्फेक्ट कर सकता है। ये भी डायनामिक इन्फ्लुएंस है। इसी तरह मेडिसिन्स का प्रभाव भी लिविंग मनुष्य पर इसी डायनामिक नियम से समझा जाना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस तभी मेडिसिन कहलाता है जब उसमें अपनी विशिष्ट एनर्जी हो, ऐसी एनर्जी जो लिविंग सेंसरी फाइबर के माध्यम से मनुष्य की कंसेप्चुअल कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पर डायनामिक प्रभाव डालकर उसकी वेल बीइंग को बदल सके। किसी भी मेडिसिनल सब्सटेंस की मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसी पावर में होती है जिससे वह एनिमल लाइफ की वेल बीइंग में बदलाव उत्पन्न कर सके। यह प्रभाव पूरी तरह कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पर डिपेंडेंट होता है और यही कंसेप्चुअल डायनामिक इन्फ्लुएंस है। मैग्नेट केवल मैग्नेटिक एनर्जी ही स्टील को दे सकता है, वह उसे हार्डनेस, डक्टिलिटी या कोई और क्वालिटी नहीं दे सकता। उसी तरह प्रत्येक मेडिसिनल सब्सटेंस भी अपनी विशुद्ध इन्फेक्शन लाइक एनर्जी के अनुसार मनुष्य की वेल बीइंग में केवल उसी प्रकार का परिवर्तन ला सकती है जो उसकी नेचर में इनहेरेंट है, और यह प्रभाव किसी दूसरी मेडिसिन से पूरी तरह अलग होता है। जैसे स्मॉल पॉक्स वाला बच्चा हेल्थी बच्चे को केवल स्मॉल पॉक्स ही देगा, मीजल्स नहीं। ठीक उसी विशिष्टता के नियम पर मेडिसिन्स भी काम करती हैं। मेडिसिन्स शरीर के किसी मटेरियल हिस्से में प्रवेश किए बिना इन्फेक्शन की तरह केवल डायनामिकली ही हमारी वेल बीइंग पर प्रभाव डालती है, और बेस्ट डायनामाइज्ड मेडिसिन की स्मॉलेस्ट डोज में हीलिंग एनर्जी सबसे अधिक होती है। इसका कारण ये है कि इस स्मॉलेस्ट डोज में मटेरियल सब्सटेंस इतना कम होता है कि बेस्ट अरिथमेटिकल माइंड भी उसकी गणना नहीं कर सकता, और इस डोज में लगभग केवल प्योर कंसेप्चुअल मेडिसिनल एनर्जी ही बच जाती है। इसीलिए स्मॉलेस्ट डायनामाइज्ड डोज डायनामिकली उतना गहरा प्रभाव डाल सकती है जितना बड़ी से बड़ी क्रूड डोज नहीं कर सकती। इन हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन्स की मेडिसिनल एनर्जी किसी कॉर्पोरल एटम में नहीं होती, न ही किसी फिजिकल या मैथमेटिकल सरफेस पर होती है। इसी गलत कल्पना के कारण डायनामाइज्ड मेडिसिन की हायर एनर्जीज को आज भी एक मटेरियल रूप में समझने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसी व्याख्या बिल्कुल निरर्थक है। वास्तव में वह इनविजिबल लिबरेटेड स्पेसिफिक मेडिसिनल फोर्स उस मॉइस्टेंड ग्लोब्यूल या उसके सॉल्यूशन में रहती है जो लिविंग एनिमल फाइबर के संपर्क में आते ही शरीर के भीतर किसी मटेरियल सब्सटेंस के प्रवेश किए बिना पूरे ऑर्गेनिज्म पर अपना डायनामिक प्रभाव डालती है। और डायनामाइजेशन जितनी आगे बढ़ती है उसकी एनर्जी उतनी ही अधिक इमटेरियल होते हुए भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है। और फिर क्या हमारा यह युग, जिसे क्लियर थिंकिंग का युग कहा जाता है, डायनामिक एनर्जी को नॉन कॉर्पोरियल मानने में इतनी कठिनाई क्यों महसूस करता है, जबकि हम प्रतिदिन ऐसे अनेकों फिनोमेना देखते हैं जिनका कोई और स्पष्टीकरण संभव ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक नॉजियस चीज देख लेता है और तुरंत उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगता है, तो क्या कोई मटेरियल इमेटिक उसके पेट में गया है जिसने यह एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करवाया?
नहीं, यह केवल उसकी इमेजिनेशन पर पड़े डायनामिक इन्फ्लुएंस का परिणाम है। और यदि कोई व्यक्ति अपना हाथ उठाता है तो क्या वह किसी मटेरियल इंस्ट्रूमेंट या लीवर के द्वारा उठता है? नहीं, यह केवल उसके विल की कंसेप्चुअल डायनामिक एनर्जी है जो मसल्स पर डायनामिक प्रभाव डालती है। यह सब दिखाता है कि डायनामिक फोर्सेस नॉन मटेरियल होते हुए भी कितनी शक्तिशाली और प्रभावशाली होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे डायनामाइज्ड मेडिसिन्स अपनी इमटेरियल यट पोटेंट फोर्स से कार्य करती हैं। बीमारी केवल तभी उत्पन्न होती है जब वाइटल फोर्स अपने मॉर्बिड रूप से प्रभावित होने के कारण असंतुलित हो जाती है। इसलिए हमारी सेंसेस से जो भी मॉर्बिड फिनोमेना दिखाई या महसूस होते हैं वे उसी क्षण अंदर हुए इस इंटरनल चेंज को पूरी तरह व्यक्त कर देते हैं। यानी इंटरनल डायनेमिक्स में जो भी मॉर्बिड डिरेंजमेंट हुआ है वह पूरा का पूरा सिम्टम्स के रूप में बाहर प्रकट होता है। दूसरे शब्दों में यही सिम्टम्स पूरी डिजीज को व्यक्त करते हैं। इसी कारण जब उपचार के दौरान सारे मॉर्बिड फिनोमेना और वे सभी मॉर्बिड ऑल्टरेशंस जो हेल्थी वाइटल ऑपरेशन से अलग होते हैं पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, तो यह बात स्पष्ट रूप से दिखाती है और आवश्यक रूप से यह सिद्ध भी करती है कि वाइटल फोर्स अपनी पूरी इंटीग्रिटी के साथ रिस्टोर हो चुकी है। और इसी रेस्टोरेशन का अर्थ है कि पूरा ऑर्गेनिज्म अपनी पूर्ण हेल्थ में वापस रिकवर हो गया है। वाइटल फोर्स किस तरह ऑर्गेनिज्म को मॉर्बिड फिनोमेना दिखाने के लिए मजबूर करती है, यानी वह डिजीज कैसे उत्पन्न करती है, फिजिशियन के लिए ये जानना आवश्यक नहीं है और यह बात उसके लिए हमेशा कंसील्ड ही रहेगी। डिजीज के बारे में जो कुछ फिजिशियन के लिए जानना ज़रूरी है और जो उसे बीमारी को क्योर करने के लिए पूरी तरह पर्याप्त है, वही लॉर्ड ऑफ लाइफ ने उसकी सेंसेस के सामने उजागर किया है। इसलिए जो बीमारियां यूं मैनुअल सर्जरी के दायरे में नहीं आती, उन्हें एलोपैथिस्ट की तरह एक ऐसी चीज समझना जो लिविंग होल यानी ऑर्गेनिज्म और उसे चलाने वाली वाइटल फोर्स से अलग होकर भीतर कहीं सूक्ष्म रूप में छिपी हुई हो, एक बिल्कुल निरर्थक धारणा है। ऐसी कल्पना केवल मटेरियलिस्टिक सोच रखने वाले मन ही कर सकते हैं और यही गलत धारणा हजारों वर्षों तक प्रचलित मेडिसिन सिस्टम को ऐसे परनिशियस इम्पल्सेस देती रही जिन्होंने उसे एक मिस्चिवस नॉन हीलिंग आर्ट बना डाला। मनुष्य के अंदर कोई भी ऐसा मॉर्बिड चेंज या कोई भी इनविजिबल प्रॉब्लम जो क्योरेबल हो ऐसी नहीं है जिसे एक केयरफुल और अटेंटिव फिजिशियन उसके साइंस और सिम्टम्स से पहचान न सके। और यही व्यवस्था ह्यूमन लाइफ के ऑल वाइज प्रिजर्वर की इन्फिनिट गुडनेस को परफेक्टली दर्शाती है। जो मॉर्बिडली डिरांज्ड स्पिरिट लाइक डायनामिक्स यानी वाइटल फोर्स हमारे शरीर को इनविजिबल इंटीरियर में एनिमेट करती है, उसकी यह अफेक्शन और उससे उत्पन्न होने वाले वे सभी आउटवर्डली कॉग्नाइजेबल सिम्टम्स जो ऑर्गेनिज्म में दिखाई देते हैं और एग्जिस्टिंग मैलेडी को दर्शाते हैं, ये दोनों मिलकर एक होल यानी संपूर्णता बनाते हैं। ये वास्तव में एक ही चीज़ है। ऑर्गेनिज्म भले ही लाइफ का मटेरियल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उसे इंस्टिंक्टिवली परसीविंग और रेगुलेटिंग वाइटल फोर्स द्वारा दिए गए एनिमेशन के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे वाइटल फोर्स को ऑर्गेनिज्म के बिना सोचा नहीं जा सकता, इसलिए दोनों मिलकर एक यूनिटी बनाते हैं। हालांकि समझ को आसान करने के लिए हमारा मन इस यूनिटी को दो अलग अलग रूपों में देखता है। हमारी वाइटल फोर्स जो एक स्पिरिट लाइक डायनेमिक्स है, उस पर बाहरी इनिमिकल फोर्सेस द्वारा हेल्थी ऑर्गेनिज्म पर पड़ने वाले इंजूरियस इन्फ्लुएंसेस जो लाइफ के हार्मोनियस प्ले को डिस्टर्ब करते हैं, इनका प्रभाव केवल एक स्पिरिट लाइक यानी डायनामिक तरीके से ही हो सकता है। और इसी तरह ऐसे सभी मॉर्बिड डिरेंजमेंट्स यानी डिजीजेस को फिजिशियन भी किसी दूसरे तरीके से नहीं हटा सकता सिवाय उन स्पिरिट लाइक डायनामिक अथवा वर्चुअल अल्टरनेटिव पावर्स के द्वारा जो सर्विसेबल मेडिसिन्स में होती है और जो हमारी इसी स्पिरिट लाइक वाइटल फोर्स पर कार्य करती हैं, जिसे ये मेडिसिन्स ऑर्गेनिज्म में हर जगह मौजूद नर्व्स की सेंटिएंट फैकल्टी के माध्यम से परसीव करती हैं। इसलिए रेमेडीज केवल अपनी डायनामिक एक्शन के द्वारा ही वाइटल फोर्स में हेल्थ और वाइटल हार्मनी को दोबारा स्थापित कर सकती हैं और वास्तव में ऐसा करती भी हैं।
जब पेशेंट की हेल्थ में हुए वे चेंजेस जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के रूप में हमारी सेंसेस द्वारा कॉग्नाइजेबल हैं, डिजीज़ को केयरफुली ऑब्जर्व और इन्वेस्टिगेट करने वाले फिजिशियन के सामने उतनी पूर्णता से प्रकट कर देते हैं जितना उसे क्योर करने के लिए आवश्यक होता है। क्योंकि जब डिजीज़ के सभी परसेप्टेबल साइंस और सिम्टम्स को हटा दिया जाते हैं तो उसी समय वाइटल प्रिंसिपल में वह इंटरनल अल्टरेशन जिसके कारण डिजीज़ हुई थी भी समाप्त हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि फिजिशियन का काम केवल इतना है कि वह पूरे सिम्टम्स को हटा दे ताकि उसी समय इंटरनल चेंज यानी वाइटल फोर्स का मॉर्बिड डिरेंजमेंट और परिणाम स्वरूप डिजीज़ की टोटलिटी यानी डिजीज़ इटसेल्फ भी समाप्त हो जाए। और जब डिजीज़ पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तो हेल्थ रिस्टोर हो जाती है और यही फिजिशियन का हाईएस्ट और सोल एम है। जो फिजिशियन अपने मिशन के ट्रू ऑब्जेक्ट को जानता है उसका काम किसी लर्न साउंडिंग प्रेटिंग में उलझना नहीं बल्कि वास्तव में बीमार को सहायता देना है। इस फुटनोट में डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि मॉरल रेमेडी यानी मानसिक प्रभाव से किया गया उपचार भी उतना ही असरदार हो सकता है जितना कोई दवा। मतलब डिस्टर्ब्ड इमेजिनेशन या बिलीफ से उत्पन्न हुई प्रॉब्लम्स को उसी तरह इमेजिनेशन या बिलीफ बदलकर ठीक भी किया जा सकता है। अब फुटनोट पढ़ते हैं। कभी कभी कोई वार्निंग ड्रीम, कोई सुपरस्टिशियस फैंसी या फिर किसी का गंभीर प्रिडिक्शन कि व्यक्ति की मृत्यु किसी निश्चित दिन या समय पर होगी सचमुच असर दिखाता है। ऐसे मामलों में व्यक्ति के अंदर बीमारी के शुरू होने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बीमारी बढ़ती है और मृत्यु के करीब आने के सारे मॉर्बिड साइंस प्रकट हो जाते हैं। यहाँ तक कि बताई गई घड़ी पर मृत्यु भी हो जाती है। ये सब तभी संभव है जब उसी समय व्यक्ति के भीतर भी वही इनवर्ट चेंज पैदा हो जाए जो बाहर दिख रहे लक्षणों से मेल खाते हो। लेकिन कई बार ऐसे ही मामलों में अगर किसी तरह की चालाकी से किया गया डिसेप्शन या समझदारी से दी गई पर्सुएशन द्वारा व्यक्ति को इसका उल्टा विश्वास दिला दिया जाए तो यह कारण अचानक सारे मॉर्बिड साइंस को मिटा देता है और नतीजा यह होता है कि व्यक्ति की सेहत अचानक लौट आती है। यह तभी संभव होता है जब इस तरह की मॉरल रेमेडी के जरिए मृत्यु की ओर ले जाने वाले अंदरूनी और बाहरी दोनों ही मॉर्बिड चेंजेस पूरी तरह से हट जाते हैं। गॉड जो पूरी मानवता के प्रिजर्वर हैं, उन्होंने अपनी विजडम और गुडनेस इसी तरह प्रकट की है कि उन्होंने फिजिशियन को ये स्पष्ट कर दिया कि बीमारी को मिटाने के लिए असल में किस चीज को हटाना जरूरी है। जब यह हिस्सा हट जाता है तो बीमारी पूरी तरह अनाहिलेट हो जाती है और हेल्थ दोबारा रीएस्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर गॉड ने उस चीज को ही मिस्टीरियस ऑब्स्क्योरिटी यानी रहस्यमय अंधकार में छिपा दिया होता जिसे क्योर करना जरूरी है, जैसा कि डोमिनेंट स्कूल ऑफ मेडिसिन दावा करता है, और अगर डिजीज को शरीर के हिडन इंटीरियर में बंद कर दिया होता तो फिर इंसान कभी भी बीमारी को एक्यूरेटली समझ ही नहीं पाता, और जब बीमारी को सही तरह से जान ही नहीं सकते तो उसका क्योर करना भी नामुमकिन हो जाता।